कलाकार देता नहीं युगधारा का साथ, बहती गंगा में नहीं धोता है वह हाथ। मुगाराम, बसावन, तमाम ऐसे लोग हुए हैं जो राजाओं महाराजाओं के यहाँ वो चित्रकार थे, लेकिन उनका कहीं नाम उल्लिखित नहीं किया गया क्योंकि वो छोटी जाति से थे। पूरे उस समाज को इग्नोर किया गया। तो इसका एक संबंध इससे भी जुड़ता है कि वो जो काम करने वाले लोग थे वो बहुजन समाज के लोग थे। वो ऐसे लोग थे जिनको कि गायब ही करना था उनको, ये जो वर्गीकरण था जातियों का। तो आप इस चीज़ को बहुत जगह देखे होंगे कि हुनरमंद जो होता है वो जनरली जो बहुजन समाज का व्यक्ति होता है, और उसके साथ सारी चीज़ें जुड़ी हैं, वो हड़प्पा से लेके जुड़ी हैं, कोई आज की बात नई बात नहीं है। बाकी लोग जो है उनको श्रम से कोई लेना देना नहीं होता। तो ईर्ष्या तो सहज, जब आप अच्छा काम करेंगे, बेहतर करेंगे तो ईर्ष्या हो जाती है। जय भीम, मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक, और ये जो शानदार पेंटिंग्स आपको दिख रही है वो बनाने वाले शख्स हमारे साथ हैं, डॉक्टर लाल रत्नाकर। चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, और एक अलग तरह की पेंटिंग बनाने के लिए पूरे देश भर में जाने जाते हैं। और गाज़ियाबाद में हम खड़े हैं, दिल्ली से सटे गाज़ियाबाद में। और गाज़ियाबाद की जब बात हम करते हैं तो उसकी एक पहचान डॉक्टर लाल रत्नाकर सर से भी है। कैसे है ये सर खुद बताएंगे। सर बहुत बहुत स्वागत, आपने समय दिया। ये तमाम सर पेंटिंग्स देख रहे हैं हम लोग, और एक काफ़ी लंबा काम रहा है आपका। मुझे लगता है कि तकरीबन 3 दशक से ज़्यादा का वक्त हो गया। कैसी है जर्नी और क्या है आपकी पेंटिंग्स, क्या कहती है? आप अपने बारे में बताएं प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे बात करने के लिए समय निकाले। तो मैं सबसे पहले तो आपका आभार व्यक्त करता हूं, और आपके साथी का, कैमरामैन का। देखिए, ये जो यात्रा है मेरी, वो मेरे आरंभिक जीवन से शुरू हुई। अगर इसको हम शुरू बताएं तो हम गांव में, जौनपुर के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। नदी के किनारे का गांव था, और बेसिकली पढ़ाई लिखाई का एक माहौल था परिवार में। फादर मेरे डॉक्टर थे, चाचा टीचर थे, और भी एक चाचा टीचर थे। तो जो समाज था, जो हमारा जो एक तरह का, तो पढ़ने लिखने में ननिहाल और ये वो जितने भी लोग थे, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान था। लेकिन अब पढ़ाई लिखाई में क्या, वो दौर था कि वहाँ इंजीनियर, डॉक्टर और ये सब बनने की बात थी। लेकिन मेरी जो रुझान थी वो बेसिकली ड्राइंग की तरफ ज़्यादा थी, और जब भी मौका लगता था तो मैं कुछ ना कुछ ड्राइंग करता रहता था। और एक और घटना हुई कि उस समय एक सज्जन थे जो निर्दल चुनाव लड़ रहे थे, तो उनका जो चुनाव निशान था घोड़ा था। तो एक हमारे रिलेशन में ही थे श्री कैलाशनाथ जी, वो अध्यापक थे वहीं, और वो उनकी चित्रकला बहुत सुंदर थी। तो जब मैं बच्चा ही था तो वो उनके बनाए हुए घोड़े मैं देखता था, तो पता चलता था कि हाथ से बनाए हुए हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। ऐसे ही फोक में कुछ महिलाएं थी जो लोक चित्रकारी दीवारों पे करती थी, उनको भी देख के बड़ी प्रसन्नता होती थी कि कैसा सुंदर चित्र ये उकेर रही हैं। तो फिर क्या हुआ कि मुझे साइंस पढ़ाने की जो घर की एक इच्छा थी कि डॉक्टर और ये इंजीनियर कुछ उधर बनाने की, लेकिन मैं अपने पूरे जो टैलेंट को बजाय उधर जाने के चित्रकारिता की तरफ लगाए रखता था। होता था कि गांव की दीवारों पे कभी चित्र बना दिए, तो पता चला कि रंगी पुताई दीवार है, और हम काजल से वहाँ कोई चित्रकारी कराए तो पिटाई भी हो जाती थी। जैसे पता चला, एक तो घर का मालिक ही पकड़ लिया तो पीट देता था, नहीं तो शिकायत करता था। तो ये लगता था कि क्या ऐसी चीज़ है कि इस पर इस तरह का लोग इसको पसंद नहीं करते, या वो चाहते हैं कि क्या। तो धीरे धीरे इसके प्रति आकर्षण बढ़ता गया। और मैं जब इंटरमीडिएट में आया तो मुझे घर वालों से कहना पड़ा कि मैं ड्राइंग पेंटिंग मतलब चित्रकारी ही पढ़ूंगा। तो साइंस में एडमिशन था, लेकिन फिर बदल करके मुझे चित्रकला की तरफ कर दिया गया, और मैं इस तरह से इंटरमीडिएट चित्रकला विषय के साथ पास किया। और फिर ये सवाल आया कि अब आगे की पढ़ाई कहाँ हो, क्योंकि ये विषय तो हर जगह नहीं होता। पता ये चला कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इसके 5 साल का एक डिप्लोमा कोर्स डिग्री होती है, इसको BFA कहते हैं। तो उसमें एडमिशन के लिए गया, और एडमिशन भी हो गया। लेकिन फिर किसी ने सजेस्ट किया कि 2 साल में ग्रेजुएशन हो जाता है गोरखपुर यूनिवर्सिटी से चित्रकला विषय के साथ। तो आप तो जानते हैं कि शॉर्टकट लोगों को ज़्यादा पसंद होता है, गांव के लोग तो वो, जबकि वो ज़्यादा BHU ज़्यादा बेटर था। लेकिन मैंने 2 साल का फिर BA किया। फिर बात नहीं बनी, तो फिर ये हुआ कि अब इसमें आगे पढ़ा जाए। फिर मैंने मास्टर डिग्री की, चित्रकला में MA किया। फिर ये हुआ कि इस पे पढ़ाई को और आगे बढ़ाया जाए, तो मैंने इसकी PhD करने के लिए इस पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गया। और जब
मास्टर में आने के बाद ये समझ में आने लगा कि ये चित्रकला का महत्व क्या है जीवन में। बेसिकली गांव में उस समय भी हमारे साथ के पढ़ने वाले बच्चे यही टांट करते थे कि ये भी कोई पढ़ाई है, रंगाई पुताई, और इससे क्या होगा। फिर जो साइंस पढ़ रहे थे उनकी ज़्यादा इज्जत होती थी, उनका ज़्यादा सम्मान मिलता था। तो मैं इस बात को सहते हुए भी अपने काम में लगा रहा और जहाँ भी मौका मिला चित्र बनाता रहा, सीखने की कोशिश करता रहा। ग्रेजुएशन में ही हमको दो बहुत अच्छे गुरु मिले, एक तो जितेंद्र कुमार जी और एक माथुर साहब थे। तो उन लोगों ने समझाया आर्ट को। जितेंद्र जी जो है वो शांति निकेतन के प्रोडक्ट थे, तो वो स्पेशली जो है टीचर्स जब देखता है किसी बच्चे में तो उन्होंने चीज़ों को समझाया। तो एक काफ़ी महत्व रहा उनका आपके जीवन में। एग्जैक्टली चित्रकला का। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि चित्रकला का महत्व क्या होता है जीवन में, क्या होता है? देखिए, जब मैं इसमें आगे बढ़ा और फिर देश के और भी बहुत सारी कला दीर्घाओं को देखा, खास करके इसकी तकनीक को जब समझा, और फिर उसमें चाहे वो लोक की तकनीक हो चाहे उच्च कला की तकनीक हो, बेसिकली इसकी जो शास्त्रीयता है, जो तकनीक है, वो मूलतः ये कला जो महत्वपूर्ण हो जाती है उसके पीछे उसकी तकनीक काम करती है। अब जैसे आप कोई अगर यंत्र भी बनाते हैं तो अगर वो तकनीकी तरीके से ठीक नहीं है तो काम नहीं करता। उसी तरह से इसकी तकनीक है, इसकी विधा है, उसका जो शैली है, तमाम तरह की चीज़ों पे फिर वो समझने का मौका मिला। और फिर उसके साथ जब काम करने का एक मौका मिला तो ये समझ में आया कि उसका एप्रिसिएशन बढ़ा, लोग उसको समझना शुरू किए। और जब मैं शोध कर रहा था तो एक ऐसे गुरु से मुलाकात हुई, प्रोफेसर आनंद कृष्ण राय कृष्णदास के बेटे हैं, तो उन्होंने इसको और गहराई से समझाया कि ये जो कला है, ये जो हमारे समाज की अभिव्यक्ति है, जो फीलिंग्स है, जो उसके रीति रिवाज हैं, जो संस्कृति है, वो इन्हीं चीज़ों से बनती है। सर, आपने समाज की बात की अभी। आप जो वंचित समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका एक गरीब परिवार में जन्म हुआ, वहाँ से निकल के आए आप, तो क्या कलाकारों में भी ऐसा होता है कि जब लाल रत्नाकर कुछ बनाते हैं तो वो अलग दृष्टि से चीज़ों को देखते हैं, और जब कोई और दूसरा सो कॉल्ड अपर कास्ट का आदमी बनाता है तो उसके देखने का नज़रिया अलग होता है? देखिए, ये बात जब पढ़ते समय भी थोड़ा असर करती थी, क्योंकि ये जो वर्गीकरण था जातियों का, तो आप इस चीज़ को बहुत जगह देखे होंगे कि हुनरमंद जो होता है वो जनरली जो बहुजन समाज का व्यक्ति होता है, और उसके साथ सारी चीज़ें जुड़ी हैं, वो हड़प्पा से लेके जुड़ी हैं, कोई आज की बात नई बात नहीं है। बाकी लोग जो है उनको श्रम से कोई लेना देना नहीं होता। तो ईर्ष्या तो सहज, जब आप अच्छा काम करेंगे, बेहतर करेंगे तो ईर्ष्या हो जाती है। बहुत सारे कामों पे तो उन्होंने इस तरह का अधिकार बना रखा है, ऐसे फंसा रखा है कि उनको उभरने ही नहीं देते। उनकी क्राफ्टमैनशिप, जैसे जितने भी वास्तुकार हैं, जितने भी बिल्डिंग बनाने वाले लोग हैं, जितने लोहार हैं, जितने कुम्हार हैं, इसी तरह से दर्जी है, मोची है, इनको वो जो दर्जा मिलना चाहिए था इस मुल्क में। देखिए, दुनिया कलाकार ही है आपकी नज़र? सब कलाकार हैं, हर द आर्टिजन जितने भी हैं। क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण आपको दे दूं, आप तो भी विदेश होके आए हैं, तो आपने वहाँ की गैलरियाँ देखी होंगी, वहाँ की कलाकृतियाँ उस कलाकार के नाम से पहचानी जाती हैं। हिंदुस्तान में क्या होता है कि यहाँ भारत में, हमारे मुल्क में, यहाँ पर कलाकार कहीं होता ही नहीं, नदारत होता है। अब ताजमहल किसने बनाया, हाथ काटना तो बताया जाता, लेकिन बनाया को बताया नहीं जाता। लेकिन अच्छे से अच्छे जो चमड़े का काम हुआ, जो कपड़े का काम हुआ, जो सोने का काम हुआ, जो और तरह के बर्तन, मकान, कच्चे मकान इतने सुंदर सुंदर होते हैं, लकड़ी में इतना बढ़िया काम, उनका नाम कहीं नहीं होता। वो उसकी संपत्ति हो जाती है जो बनवाता है। तो यहाँ चाहे वो इसी तरह से जो बनाया वो उस गायब जो चाहे वो जो जितनी भी बड़ी कला हमारी है का नाम आता है, हाँ, लेकिन शाहजहाँ जो उसके लोग जानते होंगे कि बनाया किसने। हाँ, उसके समय के जो कलाकार थे उनको मतलब बिल्कुल नहीं जानते। जो शोध विद्यार्थी हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो भले थोड़ा बहुत जानते हों, लेकिन बाकी आमतौर पर उनको इग्नोर किया जाता है। तो आप देखिए कि पूरे उस समाज को इग्नोर किया गया। तो इसका एक संबंध इससे भी जुड़ता है कि जो काम करने वाले लोग थे वो बहुजन समाज के लोग थे। वो ऐसे लोग थे जिनको कि गायब ही करना था, जिनको उनकी पहचान ही नहीं देनी थी। तो एक बड़ा मुद्दा ये रहा है कि पहचान। और आज भी आप देखेंगे तो जो आपका अगला सवाल होगा शायद इसी तरफ होगा कि जिन लोगों को आज बड़े बड़े पुरस्कार, जिन लोगों को बहुत बहुत सारी बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप, वो लोग कौन हैं और उनकी जो कला की पहचान है वो पूरी दुनिया में क्या है। जैसे सर कांशीराम जी
स्याही और ढक्कन की बात करते थे, यहाँ भी कुछ वैसा ही है बिल्कुल, कि जो बिल्कुल, श्रम बिल्कुल। है, जो स्याही है, वो दिखती नहीं है, लेकिन जिसने बनाया उसका नाम है। नहीं नहीं, जो ढक्कन से तात्पर्य यह है कि जो पेन दिखाई, जैसे दिखाई, कांसीराम जी वही, कहा करते थे कि ये पेन है, लेकिन इसके भीतर जो है, जी। जो तत्व है, उसका कहीं कोई पहचान नहीं है। लेकिन वो स्याही है, वो श्रम है। बस श्रम है और वही वही आइडेंटिटी है, लेकिन उसको पहचाना नहीं लोगों ने, उसको चिन्हित नहीं किया। ये एक गंभीर भारत की, पूरे भारत के अगर कला जगत की बात करें तो बहुत गंभीर बात। देखिए, भारत की जो परंपरागत कला है, जो शास्त्रीय कला है, आप तो अभी पिछले दिनों हम लोग औरंगाबाद में भी थे, वहाँ भी मूर्तियाँ देखा और सारी चीज़ें अजंता, देखा, एलोरा हम लोग तो सारे वो देखे तो ऐसा बिफरा पड़ा, उसको बनाने वाले कौन लोग थे? वही लोग तो थे जो वहाँ हैं। लेकिन उनको क्या किया कि उनकी कलाकृतियों को भी नष्ट प्राय कर रहे हैं, और उनकी भी जो स्थिति पूरी दुनिया में पहचान बननी चाहिए थी। ये तो है कि दुनिया में अजंता जाना जाता है, लेकिन अजंता बनाया किसने, ये कहीं जिक्र कोई नहीं जानता। हाँ, ये थोड़ा सा ज़रूर आता है कि भगवान बुद्ध के समय की ये चीज़ें हैं, और उनके समय में इस तरह की आज़ादी थी कि लोगों ने इस तरह के क्रिएशन किए। और देखिए कि धीरे धीरे इन पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। आज हम कहते हैं कि चाइना के हम कोई चीज़ नहीं लेंगे, लेकिन चाइना ही सब जगह भरा हुआ है। अगर आप इंक देखिए, पेन देखिए, लाइट देखिए, शायद आपका ये सिस्टम भी चाइनीज ही होगा। इंडियंस इसको बहुत अच्छा बना सकते थे, लेकिन उनको नहीं करने दिया गया। तो ये जो काम पर, जो श्रम पर इनका हमला है, वो एक तरह से जो, जिसको हम कह सकते हैं कि कलात्मक जो कैरेक्टरिस्टिक है जो लोगों में है, उस पर बहुत बड़ा हमला है, और इसको ख़त्म करके ही उन्हें वो मारना चाहते हैं। आप ये देखिए कि जैसे आप देख रहे हैं, अगर मेरी जगह दूसरा कोई और होता तो उसको पता नहीं, मैं नहीं अपने पे बात नहीं करता, लेकिन जो हमने अपने गांव को, अपने लोगों को, एक बहुजन आबादी को, खास करके आधी आबादी को हमने पेंट किया है, क्या उनको सम्मान नहीं? आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जिस तरह से आज दीवारों को बर्बाद किया जा रहा है, रंगा जा रहा है, एक ऐसा थोथा चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एकेडमिक्स से जो स्कॉलरशिप थी, जो उनको सहयोग मिलना चाहिए, तो कहीं नहीं है। सर, आपने आधी आबादी का जिक्र किया, मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी तस्वीरों में आधी आबादी ज़्यादा दिख रही है, आपकी थीम में ये चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं, आपके दिल के करीब ये सब्जेक्ट दिखता है, और हर कलाकार कुछ ना कुछ चुनता है कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है। आपने इस सब्जेक्ट को क्यों चुना? देखिए, जब आप इस देश में स्त्रियों की बात करते हैं, तो हम चलते हैं सावित्रीबाई फुले की तरफ। आप अगर 2 पीढ़ी पीछे जाएंगे तो स्त्रियां पढ़ी नहीं होती थी, उनमें जो है शिक्षा थी नहीं, बहुत रेयर, बहुत कम। शिक्षा से आप जिसको वंचित कर दीजिएगा, अब उसमें एक समूह को भी वंचित करने की योजना बनी। ये तो भला हो अंग्रेज़ों का, वो आए और सबके लिए समता समानता की बात किए, और जब देश आज़ाद हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको बराबरी के एक अधिकार देने की बात की, और ख़ास करके स्त्रियों की दशा पर भी उन्होंने बात की। तो जब हम उसको रियल ज़मीन पे देखते हैं, उनकी जो सुंदरता है, उनका जो मन का जो भाव है, जो स्वच्छता है, जो सज्जनता है, आप कहीं भी चले जाइए, उनमें क्रूरता नहीं है। आपको क्रूर समाज वाला जो एक वर्ग है वो अलग ही है, वो जो आप देखते हैं कि वो सौंदर्य और ये वो, लेकिन इनमें कहीं क्रूरता नहीं है। ये कितने कष्टों में चंद्रजीत यादव जी हुआ करते थे, कहा करते थे कि हजारों साल से ये कितना कष्ट सह करके अपनी सारे समाज को बनाए रखने में रात दिन लगी रहती हैं। तो हमने लगा कि हमें अपने जो चित्रों का विषय बनाना चाहिए, इन्हीं को बनाना चाहिए, और पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए कि देखिए इनका सौंदर्य क्या है, इनका शेप क्या है, ये इनका भाव क्या है, इनके जो विभिन्न नाना प्रकार के कार्य हैं वो क्या हैं। तो मैंने इस विषय को इसलिए चुना कि हम पूरी दुनिया के सामने कम से कम इनको ला करके रख सकें। सर, बहुत कम नाम आते हैं या फिर होंगे तो लोगों को पता नहीं चलता। तमाम इस आर्ट की दुनिया की बात करें तो जो दलित शोषित वर्ग है उसके कलाकार कम सामने आ पाते हैं। आप चूँकि इस विधा में हैं तो मैं आपसे पूछूं कि इस विधा में कौन कौन से बड़े कलाकार हुए हैं इस समाज के? देखिए, इस कला में इस वर्ग से जुड़े हुए, तो अब जैसे एक बहुत बड़ा नाम था जो अल्पसंख्यक समूह से आते थे, हुसैन। और हुसैन इसलिए, एमएफ हुसैन इसलिए बड़े नाम के रूप में जाने गए कि उन्होंने भारतीय कला का जो जीवन है, लाइनें, रेखाएं, उसको अपने कला का मेन आधार रखा। तो ये जब हम पढ़ाते रहे और जब हम बताते रहे इस चीज़ को कि भारतीय कला रेखा प्रधान होती है, और उसका जो दूसरा पक्ष होता है, जो दूसरी विशेषता होती है, वो होती है उसकी प्रतीकात्मकता। जैसे आप बनी ठनी का नाम लें, तो ऐसे ही
मुगाराम, बसावन, तमाम ऐसे लोग हुए हैं जो राजाओं महाराजाओं के यहाँ वो चित्रकार थे, लेकिन उनका कहीं नाम उल्लिखित नहीं किया गया क्योंकि वो छोटी जाति से थे, पीछे ऐसी बहुजन समाज की जातियों से थे। और बसावन तो इतने बड़े कलाकार थे कि मुग़लों के टाइम पर जो मुग़ल्स अपने यहाँ ईरानी आर्टिस्ट को ले आए थे और वो इंडियन आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे थे, तो बसावन का जो व्यक्ति चित्रण था और जो उनकी चित्रकारी है आप गूगल में देखेंगे तो इतनी अद्भुत है। और कहते हैं कि वो भी बहुजन समाज से थे, बसावन। ऐसे ही एक इतिहास में जिक्र आता है। हाँ, बसावन का खूब इंडियन आर्ट का जो भी फॉर्म है उसमें है। ऐसे ही एक उस्ताद राम प्रसाद हुए, बनारस की जो कला है पूरी की पूरी, बनारस राजघराने की जो कला है, उनके पूर्वज भी कलाकार थे और आज परिवार के कलाकार थे। तो राम प्रसाद, उस्ताद राम प्रसाद के बाद भी लोग हुए जब हम बनारस में पढ़ते थे, तो वो भी एक बहुजन समाज से आए हुए थे। ऐसे ही कई नाम हैं, अभी और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लाल रत्नाकर एक नाम, लाल रत्नाकर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुजन लड़कियां हैं, लड़के हैं जो अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और देश के विभिन्न केंद्रों में, विभिन्न स्थानों पर वो पढ़ा रहे हैं, शिक्षक हो गए हैं। लेकिन उनके साथ भी एक बहुत अन्याय होता है कि जो उनकी जगह है, प्रॉपर जगह है, वहाँ उन्हें नहीं पहुँचने दिया जी जाता। बिल्कुल। पढ़ा लेना एक अलग बात है, आपने एक डिग्री ली फाइन आर्ट की तो आपने पढ़ा लिया, लेकिन जो एक कलाकार होता है जो आर्ट गैलरी में दिखना चाहता है, जो एग्जीबिशन में लगना चाहता है, तो कितने लोगों को मौका मिल पाया है, मौका नहीं मिल पाया है तो क्यों? देखिए, इसका एक बड़ा तकनीकी कारण है। चूँकि ये जो कला है, इसकी सामग्री, इसके लिए समय, इसके लिए एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएटिविटी का वक्त और रोजी रोटी, हम तो इसलिए कर गए कि चूँकि बहुत दबाव नहीं था और सारी चीज़ों को गवर्नमेंट जॉब में थे, सैलरी थे, तो आप अपना और थोड़ा सा आर्ट भी इस तरह का सिलेबल था तो अपना काम करते रहे। लेकिन वो जो यूथ जो बहुत अच्छा काम करता है, वो 10 पेंटिंग नहीं इकट्ठे बना सकता, उसको फिर गैलरी का किराया देना है, बहुत महंगी महंगी गैलरियाँ होती हैं, फिर उसमें भी अप्लाई करना है, उसमें भी क्राइटेरिया होता है, वो छांटते हैं। तो अवसर का जो अभाव है वो बड़ा बहुत ही इसके लिए मेन कारण है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने जब गाज़ियाबाद में इस समस्या को देखा, पाठ्यक्रम में भी हमने अपनी प्रदर्शनी का एक प्रोविज़न किया, तो जो उनका एक पेपर होता था 100 नंबर का, वो एक एग्जीबिशन पे था और उसे कॉलेज करता था, डिपार्टमेंट आयोजित करता था, तो जिससे उसमें वो ट्रेंड होते थे और उनको ये समझ आती थी कि एग्जीबिशन क्या होती है। और फिर इसी काम के लिए यहाँ के प्रशासन के साथ, उस समय श्री संतोष यादव जी डीएम थे, उनको मैंने ये बात बताई, तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया और इस शहर में कलाधाम और स्कल्पचर पार्क जैसी 2 जगह का निर्माण कराया और सारे बच्चे लग करके, हमारे उस समय के पूरे बैच के बच्चों का कंट्रीब्यूशन था कि वो पूरे देश के कलाकारों के साथ लग करके काम सीखे, काम किए, बातचीत किए, जो आज इस शहर की धरोहर है। आपकी क्या उपलब्धि रही है एक कलाकार, एक चित्रकार के तौर पे? देखिए, ये जो कला है, इसकी मैं जब आपके पास आ रहा था तो जिस कलाधाम की बात कर रहे हैं मैं वहाँ से होकर गुजरा और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं जिनसे मिलने जा रहा हूँ उनका नाम दर्ज है। एक हमारी जो बनाई हुई मूर्ति है हम लोग, वो हमारे ज़िला मुख्यालय पे लगी हुई है, जिसकी ऊंचाई लगभग 14 फीट है और मोटाई चौड़ाई इस तरह से 3-4 फीट की है। तो ये यहाँ के जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे, उनका ये था कि एक ऐसी मूर्ति हो जो रिप्रेजेंट करती हो आम आदमी को। तो ये हम लोग का जो एक व्यू है वो इसमें आप देख सकते हैं और चारों तरफ से इसका 7 पर्सन है, इसमें 7 लोग हैं। एक मेरी मूर्ति कलाधाम के प्रवेश पर लगी हुई है जो गुजरी है, गुजरी इसकी टाइटिल है और ये काले संगमरमर में बनाई गई है। तो उसी समय की है जब कला उत्सव 2013-14 कर रहे थे, तो उस समय इसको बनाया गया था और उसको यहाँ लगाया गया कलाधाम के गेट पर। देखिए, 2 चीज़ें हुई। एक तो सामान्य तौर पर बहुत सारे शिक्षक हुए हैं और कोई चर्चा भी नहीं करता, आए और गए हो गए। एक हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हम अपनी कला के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से, अपने डांस के माध्यम से एक पहचान दर्ज करें। वो जो पहचान मिली, आप भी देखते हैं कि हज़ारों किताबों पे मेरे कवर हैं, लोग पढ़ते हैं, कोई भी जब मिलता है तो वो पहचान लेता है कि कलाकार। एक छोटी सी घटना बताऊं, जगदीश यादव बड़े फोटोग्राफर हैं टेलीग्राफ के। हम लोग जा रहे थे एक बार गोवा, तो रास्ते में मैं स्केच करता हुआ जा रहा था, एक बंदा
पूछता है, वो देखा और पूछता है कि आप फलां हैं, नाम पूछा, नाम बताया उसने। तो हाँ, तो मैंने उसको देखा, तो हमने कहा अरे आप कैसे जानते हैं? कहा मैंने आपको हंस में देखा है, आपके इलस्ट्रेशन इसी तरह के स्केचेस देखे। तो एक जो पहचान आप कलाकार का एक सिग्नेचर होता है जो आप उसे स्थापित करते हैं, चाहे वो राजा रवि वर्मा हो, चाहे हुसैन हो, चाहे नंदलाल बोस हो, जितने लोग हैं उन्होंने मेहनत किया और उसके बाद आज हम उनको जानते हैं। तो डॉक्टर लाल रत्नाकर का सिग्नेचर आर्ट क्या है? देखिए, मैं एक तो अपने रूरल इंडिया के लिए और उसमें खास करके जो आधी आबादी है उसके लिए, मैं चाहे वो रेखांकन हो, चाहे ड्राइंग्स हो, पेंटिंग्स हो, स्कल्पचर्स भी हों, मैं उसके लिए पहचाना जाता हूँ। और उसको जैसे ही कोई देखता है तो कहता है हमें सिग्नेचर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं पहचान लिया कि आपका चित्र है। तो दैट इज़, बड़ी खुशी होती है कि चलो इसको देख करके लोगों को। तो हम किताबों में हंस का जिक्र किया आपने, उसके कवर पे आप कबर अंदर के इलस्ट्रेशन, बहुत सारी बुक्स हैं, चाहे ज्ञानपीठ का हो, चाहे बहुत बड़े राजकमल प्रकाशन, वाड़ी वगैरह वगैरह, तमाम लोगों ने किया है। आर्ट गैलरी का जिक्र हम लोग कर रहे थे, कहाँ कहाँ आर्ट गैलरी में आप शामिल हुए, किस लेवल पे पहुँचे, क्या वहाँ पे क्या होता है? देखिए, ये पहले तो एक बड़ी ललक थी कि हमारी भी एग्जीबिशन हो बड़ी जब हम दिल्ली आए, तो हमने जो हर कलाकार के मन में ये हल कलाकार के मन, तो जो मैंने दिल्ली, मेरा आने का उद्देश्य यही था यहाँ की मैं एक बड़े महानगर के साथ रहूँगा और फिर एग्जीबिशन करूँगा। तो जो पहली एग्जीबिशन हमने की वो 96 में की। मैं यहाँ 92 में आया था और मुझे 4 साल लग गए तैयारी करना और ये करना। आप सीखिए कि शिक्षक होने के साथ साथ मेरी आमदनी भी थी, तनख्वाह भी थी, और गैलरी में एंट्री करने में मुझे 4 साल लगे। 96 में मैंने पहली एग्जीबिशन की और पहले एग्जीबिशन में जो मेरी पेंटिंग्स लोगों ने पसंद की और जो ख़रीदा तो मेरी आँख खुल गई। उसके पहले मैं थोड़ा राजनीति में भी भागता दौड़ता था, लेकिन मेरे एक अफसर थे, रिलेटिव थे, उन्होंने मुझे एक दिन मेरी पेंटिंग देखी तो मुझसे कहा कि आप पॉलिटिक्स छोड़ो, आप पेंटिंग करो। वो आजकल रिटायर हो गए हैं, नोएडा में रहते हैं, उनका एस के यादव साहब नाम है। तो उन्होंने मुझे बड़ी मदद की पहली एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने में, पेंटिंग्स के लिए और तमाम स्पॉन्सरशिप वगैरह के लिए उन्होंने बड़ी मदद की। तो जब मैं पहली एग्जीबिशन किया तो मेरी पेंटिंग्स जो है लोगों को पसंद आई और ख़रीदा उन्होंने। तो जब आप समझ सकते हैं कि पेंटिंग किसी की बिकती हो तो कितना उसे सुकून मिलता है। तो जो मैंने ताजी एक पेंटिंग की थी उसको भी किसी ने ख़रीद लिया। मैंने उसकी कीमत 18,000 रुपये रखी थी, वो बंदा मुझे 20,000 रुपये दे गया। आप समझिए कि 96 में 20,000 रुपये दे गया। 3x4 की एक पेंटिंग थी और वो उस व्यक्ति के घर में। खैर, तो लोग प्रमोट भी करते हैं, ऐसे लोग होते हैं। फिर इसके बाद देश की जितनी बड़ी गैलरियाँ हैं, चाहे बम्बई, कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद, पंजाब, जहाँ भी है, मैं सब जगह अपनी एग्जीबिशन किया। और जहांगीर आर्ट गैलरी जो देश की जानी मानी गैलरी है, उसमें तो अभी मेरी तीसरी बार एग्जीबिशन हुई। तो ऐसे ही जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, तो वहाँ मेरी तीसरी बार एग्जीबिशन हुई। और फिर बहुत सारे लोगों ने वहाँ, चूँकि विदेशी बहुत आता है तो विदेशों के लोग भी बहुत सारे ले गए। एक बल्कि ऑस्ट्रेलिया का कोई बायर मेरी पेंटिंग्स ले गया, तो जो पेंटिंग मेरी दुल्हनें थी वो जा करके वहाँ से लिखता है कि मैंने हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक इन दुल्हनों को देखा है और ये मेरे घर में मौजूद हैं। तो दैट इज़, तो प्रसन्नता होती है कि जब कोई हिंदुस्तान की इन महिलाओं को, इस आधी आबादी को पसंद करता है और पूरी दुनिया में इनकी लोकप्रियता है। ऐसे इंग्लैंड वगैरह वगैरह कई कंट्रीज़ में मेरे इस तरह के वर्क हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को, इंडियन कल्चर को, भारत की संस्कृति को और भारत की जो हमारी आधी आबादी है वो। तो ये जो एक संतोष मिलता है, जो एक वो आर्ट फार्म है, वो कम से कम अप्रिशिएट होता है हमारे पूरी दुनिया में। तो इसलिए मुझे सिग्नेचर कहिए या संतोष कहिए या एक उपलब्धि कहिए, तो ये जो मुझे मिली है, मैं निश्चित रूप से इसको समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा, ये एक बाबा साहब का और जिन लोगों ने सपना देखा था कि हमारे लोग पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो वो पढ़ने का, किसी विषय को समझने का और आर्ट में खास करके आने का जो लाभ हुआ, वो ये लाभ हुआ। बाबा साहब का जिक्र किया आपने, और जब भी बहुजन नायकों का जिक्र होता है, एक बहुजन आंदोलन का भी जिक्र होता है। ये जो आपका काम है, पेंटिंग्स, मूर्तिकला, चित्रकला, आंदोलन की दृष्टि से ये कितना इम्पोर्टेंट है? क्या इससे आंदोलन को बल मिल सकता है? कनेक्टेड है कहीं ना कहीं दोनों? हाँ, देखिए, विजुअल, आप चूँकि मीडिया के हैं तो विजुअल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कि किसी चीज़ को आप संप्रेषित करने के लिए विजुअल बहुत अच्छा माध्यम होता है। आप अगर अपढ़ आदमी भी है तो आपका चित्र देख करके, जैसे एक घटना, एक चित्र, एक कार्टून की बात बताऊं आपको, स्वामी अग्निवेश ने अपनी पत्रिका में छापा था। उस समय मंडल मूवमेंट चल रहा था
और नाना प्रकार के उदाहरण आ रहे थे। मैंने क्या किया कि मैंने एक चित्र बनाया जिसमें एक रिक्शा पुलर था, उसका पेट और पीठ सटी हुई थी, उस पर जो बैठने वाला था वो पूरा पेट उसका इतना फैला हुआ था कि चलाने वाले के सीट तक जा रहा था। तो मैंने उस पर एक स्लोगन छोटा सा लिखा, अरे भाई तुम्हें क्यों आरक्षण चाहिए, तुम तो रिक्शा खींच सकते हो, आरक्षण तो मुझे चाहिए कि मुझसे चला फिरा नहीं जाता। तो दैट इज, और वो बहुत अप्रिशिएट मैसेज कम्युनिकेट किया। और वो लोग भी इस चीज़ के विरोधी हैं जो सारे संसाधनों को उनके हड़पे हुए हैं और श्रम पर उनका किस तरह का जो है प्रहार है। तो वो चित्र बहुत अप्रिशिएट हुआ और बहुत इस तरह के जो आते हैं तो मूवमेंट में उनका बड़ा महत्व है। एक बहुजन समाज के कलाकार को क्या वो जगह मिल पाती है जो दूसरे लोगों को मिल पाती है इस फील्ड में? वो तो जैसे हर जगह होता है वैसे यहाँ जैसे आप मीडिया में हैं आप देखते हैं, ठीक वही स्थिति कला में है, साहित्य में है, हर जगह है। राजेंद्र जी जैसा व्यक्ति जो बहुत बड़ा साहित्यकार था, हमारे जयप्रकाश करदम जी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सबकी उपेक्षा हुई है, कोई वो सम्मान तो नहीं हुआ। और सम्मान में जहाँ एग्जैक्टली जहाँ जाति सम्मान के पीछे लगती हो, जो क्वालिफिकेशन हो, आप समझ सकते हैं कितनी कठिनाई होती। लेकिन हम फिक्र नहीं करते, हम अपना काम कर रहे हैं। आप जैसे अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कलाकार देता नहीं युगधारा का साथ, बहती गंगा में नहीं धोता है वह हाथ। तो इसलिए जो कलाकार, सच्चा कलाकार वही होता है जो बहती गंगा में हाथ न धोए और हमेशा सत्य के साथ खड़ा हो। और सत्य ही ऐसा है जो बाबा साहब को, बुद्ध को, ज्योतिबा फुले, पेरियार, जितने भी लोग हैं उन्होंने सत्य की ही लड़ाई लड़ी और सत्य के साथ उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। टूट गए, ख़त्म हो गए, लेकिन सत्य को उन्होंने जिंदा रखा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो कहते हैं ना कि जो काम बड़ी बड़ी किताबें नहीं कर पाती, वो काम एक तस्वीर कह देती है, वो काम एक लाइन का स्लोगन कह देता है, वो बात 4 कविता की चंद लाइनें कह देती हैं। लाल रत्नाकर जी उसी काम में लगे हुए हैं और अपनी कला जो आप लगातार देख रहे हैं इस वीडियो में, उसके ज़रिए आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा काम है और किस तरीके से वो समाज को जोड़ रहे हैं। और एक जो बहुजन समाज के भीतर की जो चित्रकारी है, उसका जीवन है, जो उसकी शैली है, उसको भी कहीं ना कहीं सामने रख रहे हैं। गाजियाबाद से कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक।